सो हाय गाइस, सादर नमस्कार। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी की बात करने वाले हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इसमें ये शब्द कई बार यूज होंगे, सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। तो हम आज पहले ये जान लेना चाहेंगे कि क्या होती हैं ये सब सिंपल मेजॉरिटीज़ वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल मेजॉरिटी के बारे में। पहली चीज़ तो ये, इसकी ज़रूरत क्यों है। इसकी ये मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें हमको इसकी मेजॉरिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्रकार के डिसीजन में। जैसे मान लीजिए अभी हम 5 दोस्त हैं, बैठे हैं और हम डिसाइड करना है कि भाई कुछ लोग बोल रहे हैं चाय पीते हैं, कुछ लोग पीते नहीं, कुछ लोग बोलते नहीं कॉफ़ी पीते हैं। अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हमको आखिर में चाय पीना है कि कॉफ़ी पीना है। तो हम कहते हैं भाई चलो वोटिंग करा लेते हैं। जब वोटिंग कराएंगे तो वोटिंग करा लेते हैं। अब वोटिंग में मान लो 3 लोगों ने कहा चाय पीते हैं और 2 लोगों ने कहा कॉफ़ी पीते हैं। अब भाई दिक्कत यह है कि माना किसका जाएगा, तो यहाँ पर डिसीजन जो निर्णय लिया जाएगा वो मेजॉरिटी पे लिया जाएगा। मेजॉरिटी यानी बहुमत पे। बहुमत मतलब इसमें से जिसके पास ज़्यादा वोट होगा उसी की बात मान ली जाएगी। तो यहाँ पर ज़्यादा वोट किसके पास है, चाय के फेवर में ज़्यादा वोट है तो लोग चाय पी लेंगे। बहुमत का सिंपल मतलब होता है 50% + 1, 50% + 1 या फिर मोर देन 50%। 50% से अधिक लोग जो बात कहेंगे वही मान्य होगी। तो यहाँ पर जैसे 5 लोग थे, 5 लोगों में 50% कितना हुआ, 5 लोगों का। 5 लोगों का 50% हो गया 2.5% तो होगा नहीं कोई, तो 2.5 से अधिक कितना हुआ, 3 लोगों ने अगर कह दिया चाय पीना है तो हम चाय पी लेंगे। ये होती है मेजॉरिटी की यूजेस। मतलब इसका सिंपल यूज कहाँ पर है, तो हम किसी भी प्रकार का जब डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेने के लिए हमें मेजॉरिटीज़ की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जब संसद के सदन में कोई भी बिल पारित करना होता है तो उस बिल को पारित करने के लिए जो भी लोग होते हैं, जैसे लोकसभा में 543 लोग रहेंगे तो 543 में से जब कोई डिसीजन लेना होगा तो मेजॉरिटी पर यानी बहुमत पर कोई डिसीजन लेंगे। तो हम वो डिसीजन कई बार सिंपल मेजॉरिटी से लेते हैं, कई बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से लेते हैं, कई बार स्पेशल मेजॉरिटी से लेते हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी क्या है, सिंपल मेजॉरिटी का सिंपल मतलब होता है मोर देन 50% या फिर 50% + 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। 50% से अधिक किसका, प्रेजेंट एंड वोटिंग का। ये प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये 50% + 1 तो आप समझ रहे हैं कि आधे से अधिक लोग। ये प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्या मतलब है ये समझते हैं। प्रेजेंट मतलब उपस्थित, वोटिंग माने मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वालों में से का आधे से अधिक। देखिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल में ये 5th क्लास के बच्चे हैं, स्कूल है, स्कूल में 5th क्लास के बच्चे हैं। इस स्कूल में 5th क्लास में 100 बच्चों का एडमिशन किया जा सकता है। 100 सीट्स हैं, देयर आर 100 सीट्स। इस 100 में से जब एडमिशन होता है तो केवल 90 बच्चों का ही एडमिशन होता है, 10 सीट खाली रह जाती है, 10 वैकेंसी रह जाती है। इस 90 में से बाद में 20 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। इस बेसिस पर, किसी भी बेसिस पर, बीमार हो गए या कोई किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गया, 20 बच्चों ने एडमिशन लेने के बाद स्कूल छोड़ दिया। बच्चे केवल कितने, 70 बच्चे, 70 बच्चे ही केवल बचते हैं। अब इन 70 बच्चों में से कोई डिसीजन लेना है, जैसे मान लीजिए चाय पीना है या फिर कॉफ़ी पीना है, ये डिसीजन लेना है। तो ये डिसीजन लेने के लिए जब ये हुआ, चलिए ठीक है डिसीजन कराया जाएगा, बहुमत पर किसी भी प्रकार का निर्णय ले लिया जाएगा। तो जब बहुमत कराने के लिए मान लीजिए डिसीजन लेना हुआ किसी दिन, एक स्पेसिफिक दिन, यक्स डे को या सोमवार को अगर कोई डिसीजन लेना हुआ, सोमवार है, सोमवार को डिसीजन लेने के लिए बैठक बैठती है और वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग में जब वोटिंग करना हुआ तो पता चला कि 20 बच्चे उस दिन आए ही नहीं। वोटिंग के दिन 20 बच्चे अनुपस्थित हैं। तो आए कितने बच्चे, 50 बच्चे। देखिए उस कक्षा में पूरी सीट कितनी है, 100। एडमिशन कितने बच्चों का हुआ है, 70। लेकिन जब वोटिंग हो रही है उस दिन कितने बच्चे आए, केवल 50 बच्चे, मात्र 50 बच्चे। और दिक्कत ये आई 50 बच्चे आए तो थे, ये तो ठीक है, लेकिन जब वोटिंग करना हुआ तब 10 बच्चों ने वोटिंग ही नहीं की। उनका मन ही नहीं कर रहा था वोट करने का, वो थके हुए थे या सो गए क्लास में, कुछ भी हुआ, वोटिंग ही नहीं की। वोटिंग कितना किए, केवल 40 लोग। देखिए क्लास में पूरे कितने बच्चे थे, 100 बच्चे। क्लास में पूरा कितने थे, 100 बच्चे। लेकिन प्रेजेंट कितना है, 50। इसमें से वोटिंग कितना कर रहे हैं, 40। तो बहुमत यहाँ पर किसका होगा, क्या बहुमत 100 का बहुमत यानी 51 बच्चों से निर्णय लिया जाएगा कि 51 लोग जो कहेंगे उससे निर्णय लिया जाएगा। यहाँ तो 51 लोग है ही नहीं है। पहली चीज, अगर 51 होते भी तो 51 से नहीं, यहाँ पर डिसीजन किससे होगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग।
प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो प्रेजेंट कितने लोग हैं 50, वोटिंग उसमें से कितना कर रहे हैं 40। तो फाइनली कितने बच्चे प्रेजेंट और वोटिंग ये दोनों कंडीशन को क्वालिफाई कर रहे हैं, जो उपस्थित भी हैं और मतदान भी कर रहे हैं। तो ऐसे में से केवल ये 40 बच्चे ऐसे हैं जो उपस्थित भी हैं, देखिए उपस्थिति भी है इनकी और साथ ही साथ ये मतदान भी कर रहे हैं। तो ये जो बहुमत का डिसीजन लिया जाएगा ये इसी प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी 40 पर लिया जाएगा, मतलब 40 का 50% + 1 या फिर मोर देन 40। तो यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी कितना होगी, 50% कितना हुआ 20, 20 से 1 अधिक यानी 21। इस विद्यालय में पूरा कितना 100 बच्चे थे, इस विद्यालय में पूरा, यहाँ पर देखिए इस विद्यालय में पूरा 100 बच्चे हैं। 100 बच्चों में से किसी भी कोई डिसीजन लेने के लिए केवल 21 लोग जो बोल दे रहे हैं उस चीज़ को डिसाइड मान लिया जा रहा है। ये होती है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी सिंपल होती है प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट हैं 50 और उसमें से वोट कितना कर रहे हैं 40। तो इस 40 का बहुमत यानी कि 50% 20 हुआ, उसमें से 1 अधिक यानी 21। 21 से अधिक लोग जो चीज़ बोल देंगे वही मान्य होगा। अगर 21 से अधिक लोग चाय पीने को बोलते हैं तो चाय पिया जाएगा, अगर वो कॉफ़ी पीने को बोलते हैं तो कॉफ़ी पी जाएगी। ये थी हमारी सिंपल मेजोरिटी, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। दूसरी मेजोरिटी क्या है, दूसरी मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी या फिर टोटल मेजोरिटी। इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संसद में सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं। संसद में सिंपल मेजोरिटी से किस प्रकार के और क्या क्या डिसीजंस लिए जाते हैं। तो सिंपल मेजोरिटी का एक दूसरा नाम भी है, जिसको फंक्शनल मेजोरिटी भी कहते हैं, वर्किंग मेजोरिटी भी कहते हैं। वर्किंग मतलब जितने लोग वर्किंग में हैं, जितने लोग कार्य कर रहे हैं उनकी मेजोरिटी, वर्किंग मेजोरिटी भी इनको कहते हैं। और फंक्शनल मेजोरिटी यानी जितने लोग फंक्शन में हैं, जितने लोग कार्य कर रहे हैं, जितने लोग प्रेजेंट हैं और जितने लोग वोट कर रहे हैं, फंक्शनल मेजोरिटी और वर्किंग मेजोरिटी। इसका दूसरा नाम ये भी है कि वर्किंग मेजोरिटी और फंक्शनल मेजोरिटी। संविधान में संसद में कौन कौन से डिसीजन सिंपल मेजोरिटी पर लिए जाते हैं। हम आगे साधारण बहुमत, आगे हम साधारण बिल पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी बिल, सामान्य बिल। एक सामान्य बिल होता है, मनी बिल होता है, ऑर्डिनरी फाइनेंस बिल होता है। तो हम एक पढ़ेंगे सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक जो होगा, साधारण विधेयक होगा ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल के पास होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सिंपल मेजोरिटी। ऑर्डिनरी बिल के पास होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। दूसरा एग्जाम्पल, जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस माने अविश्वास प्रस्ताव। आप कई बार सुनते होंगे कि अविश्वास प्रस्ताव संसद में आया है, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संसद में सरकार गिर जाएगी। तो संसद जो सरकार गिराने के लिए जिस चीज़ की मेजोरिटी की आवश्यकता होती है वो है सिंपल मेजोरिटी। ध्यान रखिएगा, सरकार बनाने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, पूर्ण बहुमत होना चाहिए। बट सरकार गिराने के लिए जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसके लिए केवल और केवल सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। सिंपल मेजोरिटी और पूर्ण एब्सोल्यूट मेजोरिटी में अंतर क्या है ये हम आगे देखेंगे। सिंपल मेजोरिटी आपने सिंपल देखा कि 100 बच्चों की जहाँ क्लास थी वहाँ पर केवल 21 लोगों ने जो कह दिया वो ये थी सिंपल मेजोरिटी। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाना है, कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है विश्वास प्रस्ताव, और जो भी साधारण विधेयक होते हैं, इस तरीके के जो भी डिसीजंस होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से लिए जाते हैं। ठीक, अब दूसरी मेजोरिटी, अब आगे चलते हैं, कंप्लीट पढ़ते हैं। दूसरी है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी की डेफिनेशन है 50% ऑफ, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप का मतलब क्या है, जो हमने भी कक्षा की बात की, कक्षा में 100 बच्चे थे तो यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी टोटल मेजोरिटी जिसे बोलते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी पूर्ण बहुमत, जो पूर्ण बहुमत होता है वो 50% ऑफ किसका, टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप इन द सेंस जो 100 बच्चों की एडमिशन, 100 बच्चों की क्लास थी, यहाँ पर टोटल मेजोरिटी क्या होगी, इस 100 का 50%, मोर देन 50%। 100 का 50% कितना हुआ 50, इसका मोर देन 1 कितना हुआ, एक और, तो 51 लोग। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, सिंपल मेजोरिटी में जहां पर 100 में से 21 लोगों से ही कोई डिसीजन हो सकता है, इसे सिंपल मेजोरिटी आपने बोल दिया। बट टोटल मेजोरिटी क्या है, टोटल मेजोरिटी के लिए कम से कम 51 लोगों की जरूरत है, कम से कम 51 लोगों की जरूरत है, ये है टोटल मेजोरिटी। टोटल मेजोरिटी की डेफिनेशन क्या है, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। ओके, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, तो इसकी पहली सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत कहाँ पड़ती है, सरकार बनाने में। सरकार बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे देखिए अभी हाल ही में सरकार वोटिंग हुआ था तो बोलते थे कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है। सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है।
या फिर संसद में ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इसी पूर्ण बहुमत की पूरी आवश्यकता होती। यदि कोई एक पार्टी अकेले पूर्ण बहुमत से आ जाती है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है सरकार बनाने में। पूर्ण बहुमत जैसे हमारी लोकसभा में कितनी सीटें हैं प्रेजेंट टाइम में, 543 फंक्शनल सीटें हैं, 543 फंक्शनल सीटें हैं। इस 543 का 50% कितना हुआ आपका, इस 543 का 50% आपने निकाल लिया तो आ गया ना आपका 271 दशमलव सब कुछ था। तो दशमलव में तो कोई होगा नहीं, मोर देन है तो 272 लोग, 272 लोग, यानी सरकार बनाने के लिए 272 लोगों की आवश्यकता होती है। जो आपने अभी रिसेंटली बहुत जल्दी में देखा कि 272 सीट चाहिए, जो कि कोई भी पार्टी 272 सीट अकेले नहीं पाई थी, इसलिए किसी भी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बन पाई है, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी है। तो सबसे ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की यूजेज कहाँ पर होती है, तो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। तीसरी मेजॉरिटी क्या है, तीसरी मेजॉरिटी इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी माने प्रभावी, इफेक्टिव मेजॉरिटी की आप हिंदी समझ रहे हैं, प्रभावी बहुमत। ऐसे लोग जो प्रभाव में हैं, प्रभाव में कितने लोग हैं, जो हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल लिया कि 100 बच्चे थे, 100 में से 10 तो सीट ही खाली रह गई थी, 10 तो सीट ही खाली रह गई थी, और 20 बच्चों ने बाद में क्लास छोड़ दी थी, किसी भी रीजन से क्लास में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने क्लास को छोड़ दिया। हो सकता है कुछ बच्चों की डेथ हो गई हो, कुछ बच्चे स्कूल छोड़कर बाहर चले गए हो, किसी भी रीजन से उन्होंने स्कूल से रिजाइन दे दिया था। तो बच्चे कितने बच्चे, 70 बच्चे। यहाँ पर सीट भले ही 100 है, लेकिन इफेक्टिव यानी प्रभाव में कितने लोग हैं, तो प्रभाव में केवल 70 लोग हैं। यहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात नहीं की जा रही। मेजॉरिटी ऑफ देन मेंबरशिप ऑफ हाउस, मतलब उस समय हाउस में, उस समय सदन में जितने लोग हैं उसकी मेजॉरिटी। तो इस समय इस कक्षा में कितने बच्चे हैं, 100 में से 10 और 20 से घटा दिया तो आपने बचा 70 बच्चे। तो इस 70 की मेजॉरिटी, इस 70 की मेजॉरिटी कितना हो गई, 35, 50% कितना हुआ, 35 प्लस 1 ले लीजिए आप, तो मान लीजिए 36 लोग, कम से कम 36 लोग चाहिए, कम से कम 36 लोग चाहिए। हमें जो एग्जाम्पल लिए हैं उसको ध्यान में रखिएगा। 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 70 बच्चे प्रभाव में हैं, इफेक्ट में हैं। इस 70 का जो मेजॉरिटी होगी इसे कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी, यानी 36 लोग। ठीक है, ये इसका यूज क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है संविधान में। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है। वाइस प्रेसिडेंट यानी जो उच्च सदन यानी राज्यसभा के स्पीकर हैं, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए प्रावधान, ये इफेक्टिव मेजॉरिटी 67B में आप देखेंगे, आर्टिकल 67B, इसमें लोकसभा के पद का हटाने के बाद वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल जो है, वाइस प्रेसिडेंट को जो हटाया जाता है, उसके लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है। न सिंपल मेजॉरिटी, न स्पेशल मेजॉरिटी, न एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। जो भी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, इनको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। तो ये हो गई हमारी तीसरी मेजॉरिटी। चलिए चौथी मेजॉरिटी पर चलते हैं। चौथी मेजॉरिटी है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी के लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, जो अभी हमने पूर्ण बहुमत पढ़ा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये प्लस साथ ही साथ दूसरा 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए अपने उसी एग्जांपल पे चलते हैं। 100 बच्चे थे, 100 में से पहली कंडीशन तो क्या होगी, टोटल मेंबरशिप का 50% प्लस 1 यानी 51 लोग, कम से कम 51 लोग, ये पहली कंडीशन होगी, कम से कम 51 लोग चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे उसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने लोग थे, प्रेजेंट एंड वोटिंग इसमें तो केवल 40 लोग बचे थे। प्रेजेंट एंड वोटिंग जो हमने इसमें देखा था, इसमें तो बाद में केवल 70 में से घट के केवल 40 लोग बचे थे, 40 में से 21 लोग आया था। लेकिन अगर आप यही एग्जाम्पल इसमें लेंगे कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो इसमें 40 लोग थे, 40 में से प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 लेंगे आप, 40 का 2/3, 2/3, इस 40 का 2/3 कितना हो गया आपका, 26 पॉइंट समथिंग आया, 26 पॉइंट समथिंग यानी 27 मान लो। लेकिन 27 तो ठीक है, लेकिन यदि आप 27 को मान लेते हैं तो ये पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही। कम से कम 51 तो चाहिए। अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब 40 लोग प्रेजेंट हैं तो
बिल पास नहीं होगा। पास होने के लिए कम से कम 51 लोग चाहिए। 51 लोग के बाद भी जो प्रेजेंट है उसका 2/3 यानी 2/3 चाहिए, उसका भी 2/3 चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए आपको जो 100 लोग हैं, इन 100 में से मान लीजिए 70 लोग बचते थे। 70 में से मान लीजिए 60 लोग, 60 बच्चे आए हैं और 60 के साथों पार्टिसिपेट करते हैं। सॉरी, इस एग्जाम्पल को बदलना पड़ेगा। मान लीजिए 100 तो पूरी स्ट्रेंथ थी, 100 में से 80 बच्चे ऐसे हैं जो 80 बच्चे हैं। 80 में से मान लीजिए 80 के 80 सारे बच्चे प्रेजेंट भी हैं और सारे बच्चे वोट भी करेंगे। 80 में से पूरा कंप्लीट प्रेजेंट भी और कंप्लीट वोट भी करेगा। तो इस 80 का 2/3 यानी 160/3। तो इस 80 का जब आप लेंगे 80 का 2/3 आप लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 53 से कुछ ज़्यादा, लगभग 54 के आसपास पड़ेगा। एटलीस्ट 54 बच्चे आपको चाहिए तब ये बिल जाके पास होगा। मतलब चीज़ों को समझिए। पहली कंडीशन क्या है कि टोटल मेंबरशिप ऑफ, जो पहली कंडीशन है टोटल मेंबरशिप की, इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। जब ये सेटिस्फाई हो जाता है तो दूसरी कंडीशन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब हम अपने सदन की बात करेंगे तो अपने सदन में 543 में से जो 50% + 1 तो हो जाएगा आपका 272। तो ये 272 से लेकर के 543 के बीच में कंप्लीट बहुमत होना चाहिए, तभी होगा स्पेशल मेजोरिटी, तभी होगा स्पेशल मेजोरिटी। यानी कम से कम 272 लोग और उसके बाद भी यदि अधिक लोग आए हैं तो उनका, जितने लोग प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं, जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोग मतदान कर रहे हैं, उसका 2/3 से अधिक, मोर देन 2/3, मोर देन 2/3, इससे अधिक होने चाहिए, तभी जो जा करके आपका ये विधेयक पास होगा। मतलब आप देख रहे हैं जो अभी हम पहले बात करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और सिंपल भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें बदलने के लिए सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता है, यानी केवल 21 लोग जो कह दे रहे हैं वही मान्य हो जा रहा है। और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसके कम से कम 51 और 51 से भी अधिक कितनी जाएगी, ये हर जगह अलग अलग वेरी करेगी कितना जाएगी। ये हमारा आपका था सिंपल, ये था स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के लिए जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल 61 के तहत जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जाता है, जो प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, उस महाभियोग वाले बिल को पास होने के लिए इस स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती। तो ये हो गई हमारी 4 तरह की मेजोरिटी। चौथी मेजोरिटी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चौथी एक मेजोरिटी है, वो है स्पेशल मेजोरिटी प्लस मोर देन 50% ऑफ स्टेट कंसेंट। मतलब कि पहली चीज़ तो बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, और दूसरी चीज़ उसके बाद यह विधेयक सभी राज्यों में जाएगा और प्रत्येक राज्य इसको बहुमत से पार कर देंगे। राज्यों के लिए सिंपल मेजोरिटी होगी, प्रत्येक राज्य इस विधेयक को सिंपल मेजोरिटी से, प्रत्येक राज्य नहीं, मोर देन 50% + 1 यानी 28 राज्य हैं तो उसका उस 28 का आधे से अधिक राज्य इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे, तब फाइनली जाकर के ये विधेयक पास होता है। इसकी कंप्लीट चर्चा हम करेंगे आर्टिकल 368 जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे। अगली वीडियो संविधान संशोधन से संबंधित होगी, तो उसमें हम इसकी पूरी डिफिनेशंस अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल 368 में बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको पास होने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ राज्यों की भी सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये हमारी मेजोरिटीज़ थी। ये हम मेजोरिटी, 4 प्रकार की मेजोरिटी पढ़ लिए। अब आगे हम आज पढ़ेंगे शेड्यूल के बारे में। संविधान में ये हमारे संविधान का बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट यानी जो संविधान की पुस्तक है, संविधान की किताब यही है। इस संविधान की किताब में ही कंप्लीट आर्टिकल्स, जो भी शेड्यूल्स हैं वो सारे दिए गए हैं, अनुसूचियाँ। तो हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं, इनको हम कंप्लीट पढ़ेंगे। इसे फर्स्ट शेड्यूल,
सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, इसी प्रकार से पहले 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में 4 संविधान संशोधन के बाद, फर्स्ट संविधान संशोधन, उसके बाद 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, इन चारों संशोधनों के तहत 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट में चर्चा करके इन्हें भी देखते हैं क्या है ये। तो पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची डिफाइन करती है नेम ऑफ स्टेट। स्टेट के जितने नाम हैं, यूटी के जितने नाम हैं, या फिर जितनी इंडियन टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी के अंदर जो भी आता है वो शेड्यूल फर्स्ट यानी अनुसूची 1 में पूरी तरीके से विधिवत तरीके से लिखा गया है। शेड्यूल 2 क्या है? शेड्यूल 2 बात करता है सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में ये पम्पलेट बात करता है। किसकी सैलरी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ डिप्टी स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी स्पीकर हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो भी हैं, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, इनकी कितनी तनख्वाह होगी, क्या क्या इनको अलाउंसेस मिलेंगे, इन सब की कंप्लीट चर्चा किसमें की गई है? अनुसूची 2 यानी शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 3 के बारे में चर्चा करें तो शेड्यूल 3 क्या है? शेड्यूल 3 बात करता है ओथ के बारे में। ओथ एंड अफर्मेशंस, किसकी ओथ एंड इंफॉर्मेशन? इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज जो हैं, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, जो भी प्रतिज्ञा लेते हैं, जो भी शपथ लेते हैं। अभी सरकार बनने के बाद जितने भी मिनिस्टर थे सभी लोग राष्ट्रपति भवन में शपथ लिए। किसके तहत लिए? शेड्यूल 3 के तहत, अनुसूची 3 के तहत सबने शपथ लिया। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी जितने कैंडिडेट पार्लियामेंट के जो भी कैंडिडेट इलेक्ट हुए थे सब ने शपथ ली। साथ ही साथ विधानसभा के जो लोग थे उन्होंने शपथ लिया। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट जो शपथ लेते हैं, सीएजी शपथ लेता है, इन सब के शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में है। अनुसूची 4 की बात करते हैं। अनुसूची 4 बात करता है नंबर्स ऑफ सीट एलोकेटेड इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जो भी स्टेट में, स्टेट की जो भी सीट है, स्टेट की सीट का मतलब राज्यसभा में, जो अपर सदन, उच्च सदन में किस राज्य से कितनी सीटों का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, इस बात की कंप्लीट जानकारी शेड्यूल 4 में दी गई है अनुसूची 4 में। जैसे यूपी से लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। ये 31 सीटों का प्रावधान कहाँ है? तो अनुसूची 4 में है। जो 31 सीट राज्यसभा से होंगी इसका प्रावधान अनुसूची 4 में है। फिफ्थ शेड्यूल क्या है? फिफ्थ शेड्यूल बात करता है शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। आर्टिकल 244 से रिलेटेड से आर्टिकल 244 में आप कंप्लीट इसकी डिटेल देखते हैं। शेड्यूल एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में फिफ्थ शेड्यूल 5वीं अनुसूची बात करती है। छठी अनुसूची क्या बात करती है? छठी अनुसूची जो है वो कुछ ट्राइबल्स एरिया जो हैं स्टेट के, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जिनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी, उनका जो प्रशासन है किस तरीके से किया जाएगा, उनके लिए एक रूप से स्पेशल तरीके का ट्रीटमेंट के लिए व्यवहार करने के लिए ये शेड्यूल 6 इसकी कंप्लीट जानकारी देता है। शेड्यूल 7 में क्या है? शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट की बात की गई है। जो हमने अभी फेडरेशन ऑफ कंट्री की बात की थी, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें ये इस चीज़ की कंप्लीट जानकारी किसमें दी गई है? शेड्यूल 7 में, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों की कंप्लीट चर्चाएं की गई हैं। यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी, सब। स्टेट लिस्ट में यानी राज्य सरकार किस चीज़ पर कानून बना सकता है, केंद्र सरकार किस चीज़ पर कानून बना सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट अनुसूची जो ये कॉन्करेंट लिस्ट है, इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है, इस पर राज्य और केंद्र दोनों ही, स्टेट प्लस यूनियन दोनों ही लोग, सरकार दोनों ही का लोग कानून बना सकते हैं। इसमें किसका कानून प्रभावी होगा, दोनों के टक्कर हो जाने पर क्या प्रॉब्लम्स हो, क्या किसका कानून प्रभावी होगा, इसको आगे हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन में पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या हमारा 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है वो
कॉन्स्टिट्यूशन में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रावधान है। 22 भाषाओं का प्रावधान है। इन 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित ये 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची को 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को लाया गया था और इसमें कहा गया था कि इस अनुसूची में जिस भी लॉ या जिस भी कानून को रख दिया जाएगा उसका प्रोटेक्शन जो है वो पार्ट 3 के तहत अगर अवॉइड भी किया जाता है, अवॉइड भी और नल एंड डिक्लेयर भी डिक्लेयर किया जाता है। कंप्लीटली ये समझो कि शेड्यूल 9 में कुछ लॉ लिखे गए हैं, शेड्यूल 9 में कुछ लॉ लिखे गए हैं, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन ब्लैंकेट इम्यूनिटी का प्रावधान है कि इन पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आएंगी, इनको एक प्रकार से स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। इसका पूरा इतिहास आगे पढ़ेंगे कि जुडिशियल रिव्यू के तहत कुछ लॉ को सुप्रीम कोर्ट बदल देता था जिससे सरकार परेशान होकर 9वां संविधान संशोधन लाती है और इसमें जो भी कानून लिखे जाते हैं उस पर किसी प्रकार का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाता, इसको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया था। तो ये हमारी 9वीं अनुसूची हो गई। 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची भी 91वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की जाती है। दल बदल कानून की जानकारी आगे कम्प्लीटली आरओपीए में पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जब पढ़ेंगे तो हम इसकी कंप्लीट जानकारी पढ़ेंगे कि यदि कोई भी नेता है, कोई भी जैसे बीजेपी का नेता है, वह सांसद बनने के बाद वो चुनाव लड़ता है और सांसद बन जाता है। सांसद बनने के बाद यदि वह बीजेपी पार्टी अपनी पार्टी चेंज कर देता है, अपनी पार्टी बीजेपी को छोड़ करके मान लीजिए कांग्रेस में चला जाता है, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है और उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 में इसकी कंप्लीट डिटेल दी गई है। 91वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में आया था। 11वां शेड्यूल क्या है? 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची को 73rd अमेंडमेंट 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में लाया गया था। और ये क्या है? उसमें 29 फंक्शंस रखे गए हैं। पंचायती राज के कुछ 29 फंक्शंस हैं, एग्रीकल्चर और इसी तरीके से लैंड रिफॉर्म, इस तरीके के कुल 29 फंक्शंस को रखे गए हैं जो किससे रिलेटेड है? पंचायत से संबंधित है। ठीक। और इसी के बाद आपका 12वां शेड्यूल है, 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची में किस चीज़ के बारे में बात की गई है? तो 12वीं अनुसूची में 18 फंक्शंस को रखे गए हैं। इसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में 74th यानी 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें 18 चीज़ों को रखा गया है और ये म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, नगर पंचायत से रिलेटेड 18 चीज़ों को इसमें कंटेन किया गया है, इसमें रखा गया है। इस प्रकार से हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियों को संविधान में रखने की आवश्यकता क्या थी? जब संविधान में इतने आर्टिकल्स हैं तो अनुसूची क्यों बनाई गई और अनुसूचियों को 12 अनुसूचियों को संविधान में क्यों रखा गया? तो इसका सबसे पहला रीज़न ये था कि पहले हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान जो इतना बल्कि है, इतना बड़ा है, इस बल्कनेस को, इस बड़े से संविधान के बोझ को कम करने के लिए अलग से 12 शेड्यूल लिख दी गई, 12 अनुसूचियाँ लिख दी गई कि जिससे भारतीय संविधान का थोड़ा वजन जो है वो कम हो जाएगा। तो बल्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कम करने के लिए तो पहली चीज़ ये चीज़ रखी गई, 12 अनुसूचियों को, इन चीज़ों को अलग से 12 अनुसूचियों में लिख दिया गया। और दूसरी चीज़ क्या है कि इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है किस चीज़ में? लेजिस्लेचर को, सदन को। इसमें जो भी चीज़ें रखी गई हैं इस 12 शेड्यूल में, जो हमने पढ़ा, जो भी इसमें रखी गई हैं, इनमें से चीज़ों को संसद जो है वो, संसद को संविधान संशोधन करने के लिए आपने देखा स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता है, सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता है। तो कुछ चीज़ों को सिंपलर यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कि इसमें जो चीज़ें रखेंगे इन्हें सिंपल मेजोरिटी से आप आसानी से इसमें संशोधन कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी से। तो ताकि सरकार को थोड़ी सरलता रहे, सहजता प्राप्त हो। तो ये कुछ रीजन्स थे अनुसूचियों को, 12 प्रकार की अनुसूचियों को संविधान में लिखने की। तो ये रहा हमारा आज की चीज़ें जिसमें हमने मेजॉरिटीज़ की बात की और 12 अनुसूचियों के बारे में बात की। आपने धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।